हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला, उसी को आगे स्टडी कर रहे हैं। तो पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर मतलब हाइब्रिड क्रॉस। अब पढ़ रहे हैं हम कौन सा, इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर्स मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस। पढ़ते हैं और समझते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। सबसे पहले जैसी ये डेफिनेशन लिखी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स डिफरिंग इन टू कैरेक्टर्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। मतलब क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स मतलब जब दो प्लांट्स के अंदर क्रॉस होगा, डिफरिंग इन टू कैरेक्टर्स मतलब दोनों प्लांट्स के क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। एक प्लांट का डिफरेंट कैरेक्टर होगा, एक प्लांट का डिफरेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब उनके जो ट्रेट्स हैं वो भी क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे से कंट्रास्ट कर रहे होंगे, और उसको क्या कहा जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाना, ऐसे प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाना जिनके क्या हों, उनके कैरेक्टर भी डिफरेंट हों और उनके ट्रेट्स जो है वो भी क्या कर रहे हों, कंट्रास्ट कर रहे हों एक दूसरे के साथ, और उसको क्या कहा जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। और ये करवाया कैसे जाता है? इट इज डन टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स। क्यों करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस? क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स, दोनों कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए, एंड टू नो द एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू कैरेक्टर्स ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। और ये चीज जानने के लिए कि जब क्या हो कि दोनों के बीच में क्रॉस हो, उनके अंदर एनी इंटरेक्शन, क्या उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रही है या नहीं हो रही, या जो इंटरेक्शन हो रही है बिटवीन टू कैरेक्टर्स ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, जब इनहेरिटेंस हो कि उन दोनों के बीच में, दोनों प्लांट्स के बीच में जो उनके क्या होगा, जब डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा उनके बीच में कोई कैरेक्टर्स के अंदर इनहेरिटेंस आ रही है या नहीं। क्या मतलब? एंड टू नो द इंटरेक्शन बिटवीन टू कैरेक्टर्स ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, कि उन दोनों के बीच में इंटरेक्शंस को स्टडी करना, और दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स के इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, जब इनहेरिटेंस हो उसको स्टडी करने को क्या कहेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और इसीलिए डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है ताकि उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो है वो स्टडी किया जाए, ठीक है। अब एग्जांपल से हम समझते हैं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है और क्यों करवाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखो, जो पेरेंट प्लांट हमने लिया वो कौन सा, एक ऐसा पेरेंट प्लांट था जिसके सीड कैसे थे, राउंड येलो सीड थे, जिनके कैसे थे, राउंड भी थे और सीड कैसे थे, येलो सीड थे। कैसे थे? राउंड और येलो सीड थे। दूसरी तरफ हमारे पास क्या था कि रिंकल्ड ग्रीन सीड थे। दूसरी तरफ क्या थे, रिंकल्ड ग्रीन सीड थे। अब यहां पर समझो कि हमने जब क्या किया था कि हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम सिंगल जीन ले रहे थे और सिंगल जीन ले रहे थे, लेकिन डाई हाइब्रिड के अंदर हम क्या ले रहे हैं, दो जीन्स ले रहे हैं। मतलब रोड भी ले रहे हैं और येलो भी ले रहे हैं। मतलब उसकी कैसी हो, शेप येलो हो, और शेप कैसी हो, राउंड हो, और कलर कैसा हो, येलो हो। दूसरी तरफ कैसा हो कि शेप कैसी हो, रिंकल्ड हो, और कलर कैसा हो, ग्रीन हो। ये हम ले रहे हैं। अब जब इनके अंदर क्रॉस करवाया जाएगा तो हमारे पास जो आएगा वो कौन सा सीड आएगा, वो सीड आएगा कैसा, राउंड येलो। मतलब उसका शेप कैसी होगी, राउंड होगी, और कलर कैसा होगा, येलो। यहां पर एक चीज हमें समझ आ गई कि यहां पर जो है डोमिनेंस कौन शो कर रहा है, वो राउंड येलो सीड जो है F1 जनरेशन के अंदर डोमिनेंस शो कर रहा है। अब यहां पर एक चीज हमने यहां पर लिखी है कि F1 जनरेशन रिजेंबल्स विद ओनली वन पेरेंट। जो F1 जनरेशन है वो सिर्फ क्या कर रही है, रिजेंबल कर रही है किसी एक पेरेंट के साथ। इट शोज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, वही चीज जो अभी मैंने आपको बताई है कि अगर वो एक पेरेंट के साथ रिजेंबल कर रही है तो मतलब वो क्या चीज शो कर रही है, डोमिनेंस शो कर रही है। नेक्स्ट जब हम क्या करेंगे, जब इनकी सेल्फिंग करवाएंगे, ऐसे ही सीड को ग्रो करवाने के बाद जो दूसरे ऐसा ही सिमिलर सीड होगा जो कैसा होगा, राउंड येलो होगा, उसके साथ इसको क्या करवाएंगे, जब सेल्फिंग करवाएंगे तो हमारे पास निकल के क्या आएगा वो चीज हम देखते हैं। देखो हमारे पास अगर हमारे पास राउंड था तो राउंड येलो, अगर हमने लिया कौन सा, राउंड येलो, तो हमारे पास कैसा आया इसका, येलो अगर लेंगे तो राउंड येलो बनेगा। स्मॉल वाई मतलब हम कैसे ले रहे, ग्रीन ले रहे तो राउंड ग्रीन बनेगा। जो हमने चार गैमेट्स लिए, जब उनका क्या करवाई, सेल्फिंग करवाने के बाद पिनट स्क्वायर जो बना F2 जनरेशन के अंदर, तो उसके अंदर हमें क्या दिखने को मिला, उसके अंदर हमें देखने को क्या मिला कि जो हमारे पास फिनोटिपिक रेशो है, जो फिनोटिपिक रेशो है वो कैसी है, जो हमारे पास राउंड येलो है वो कितने आए, 9 आए। राउंड ग्रीन जो है वो कितने आए, 3 आए। रिंकल्ड येलो जो है वो कितने आए, 3 आए। उसके बाद रिंकल्ड ग्रीन जो आए
1 आया। तो यहां पर समझने की कोशिश करो कि अगर फिनोटिपिक रेशो हम देखें तो हमारे पास क्या दिख रहा है हमें। हमारे पास देखो, जो हमारे पास राउंड येलो थे वो कैसे हैं, राउंड येलो मतलब राउंड येलो कैसा होना चाहिए, कैपिटल आर और कैपिटल वाई होना चाहिए। तो हमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई यहां पर दिख रहा है, ठीक है। एक कैपिटल आर कैपिटल वाई यहां दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहां दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहां दिख रहा है। 4 ये हो गए, 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 7, 8, उसके बाद 9। ये हमारे पास क्या आ गया, राउंड येलो। मतलब इसका ये हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा जो फिनोटिपिक रेशियो जो आ रही है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस जो आ रही है वो कैसी आ रही है सीड्स की, राउंड येलो। इसका मतलब कि हमारे पेरेंट्स में से जो राउंड येलो सीड था वो कैसा कर गया, डोमिनेंट हो गया। तो हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो कैसी आई इसकी, कि इसकी कैसी जीनोटिपिक रेशियो कैसी आई, एक तो पूरे का पूरा कैसा हुआ, पेरेंट के साथ राउंड येलो पेरेंट की तरह हो गया। एक पूरे का पूरा कैसा हो गया, रिंकल्ड ग्रीन की तरह हो गया। दो ऐसे हुए, दो मतलब हाइब्रिड होंगे। उसके बाद 1:1:1:2:4:2:1:2:1 रेशो हमारे पास जीनोटिपिक रेशो आई। उस फिनोटिपिक रेशो हमारे पास क्या आई, 9:3:3:1। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्या आ जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, डेफिनेशन के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब क्या होता है, दो पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, मतलब जब टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, मतलब हमारे पास क्या थे, टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स थे। एक पेयर ऑफ ट्रेड्स ये है, एक पेयर ऑफ ट्रेड ये है। जब इनको क्या किया गया, कंबाइंड इन हाइब्रिड, जब हाइब्रिड के अंदर इनको कंबाइन किया गया, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। मतलब एक तो क्या हो गया, बिल्कुल पेयर निकल गया। वन पेयर जो है वो बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह है। मतलब ट्रू पेरेंट्स निकल गया, ऑफ द कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। मतलब दूसरा पेयर जो है वो जो है इंडिपेंडेंट, मतलब अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर कैसा है, वो दूसरे पेरेंट की तरह है। एक पेयर जो है बिल्कुल सेग्रीगेट हो गया किसकी तरह, अपनी पेरेंट की तरफ। और दूसरा जो है वो कैसा हो गया, अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, वो दूसरा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट रह गया। ठीक है, अलील ऑफ वन जीन इज इंडिपेंडेंट असॉर्टेड मिक्स्ड विद अलील ऑफ अदर जीन। मतलब समझने की कोशिश करो कि अलील ऑफ वन जीन, जब एक जीन का अलील इज इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, मतलब जब दूसरे अलील के साथ क्या होला, इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड हो गया, मिक्स हो गया दूसरे जीन के साथ, दूसरे अलील ऑफ अदर जीन, दूसरे जीन के अलील के साथ मिक्स हो गया ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रही थी, ड्यू टू इट्स न्यू फिनोटाइप फॉर्म। इसी वजह से क्या हुआ कि नया जो है फिनोटिपिक फॉर्म हमारे पास बन गया। कौन सा था, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। बिसाइड पेरेंटल फिनोटाइप, बेशक उनका पेरेंटल फिनोटाइप कैसा था, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन था। ये चीज हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यहां पर क्या हुआ, जब एक अलील ऑफ जीन दूसरे अलील ऑफ जीन के साथ क्या हुआ, मिक्स हुआ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, तो हुआ क्या कि बेशक उनका फिनोटिपिक जो था, न्यू फिनोटिपिक उनका कैसा बन गया, राउंड ग्रीन और येलो रिंकल्ड। मतलब कैसा बन गया, राउंड ग्रीन, मतलब राउंड ग्रीन, ये हो गया हमारे पास राउंड ग्रीन। ठीक है, दूसरा क्या आ गया, रिंकल्ड येलो, तो ये कैसा हो गया, रिंकल्ड येलो, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई। बिसाइड पेरेंटल फिनोटाइप, बेशक उनका पेरेंटल फिनोटाइप कैसा था, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। मतलब राउंड येलो कैपिटल आर कैपिटल वाई और रिंकल्ड ग्रीन हो गया कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। बेशक उनका पेरेंटल टाइप कुछ और था, जब उनके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई तो उनका जो न्यू फिनोटाइप बना वो डिफरेंट बना। उनके क्या हुआ, एक अलील ऑफ जीन दूसरे अलील ऑफ जीन के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, यहां पर नोट एक लिखा है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब क्या हुआ कि जो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो होती है डाइहाइब्रिड क्रॉस की, वो कैसी होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसे हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 3:1 जो बना था, कैसा बना था, फिनोटाइप बना था। तो जब इसका स्केयर कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कैसा निकल के आ जाएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप निकल आएगा। जो जीनोटाइप जो हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर बना था वो कैसा बना था, 1:2:1। जब इसका स्केयर कर देंगे तो हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप निकल के आ जाएगा। ये समझने की जरूरत थी आपको। ये आप आराम से भी बना सकते हो कि अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपको फिनोटाइप दिया हो तो उसको स्केयर कर दो, अगर जीनोटाइप
का आपको दिया हो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप दिया हो, तो आप उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप भी बना सकते हो। अगर यहाँ पे ट्रिपलेट बनाया हो, ट्रिपल हाइब्रिड क्रॉस बनाया हो, मतलब ट्रिपल हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड और ट्रिपल हाइब्रिड अगर बनाना हो, तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, इसको 3:1 को क्यूब कर सकते हो, तो आप आपके पास फिनोटाइप भी निकल आएगा, इसी को क्यूब कर दो, आपके पास जीनोटाइप भी निकल आएगा। यहां पर एक चीज और आ जाती है कि बैक क्रॉस क्या होता है, व्हाट इज बैक क्रॉस। बैक क्रॉस को समझने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब होता है बैक क्रॉस का। क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड एनी वन ऑफ द होमोजाइगस पेरेंट्स इज बैक क्रॉस। मतलब क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन जो हमारे पास आई उसके बीच में, और एनी वन ऑफ द होमोजाइगस पेरेंट्स और दूसरे किसी भी पेरेंट के साथ उसका क्रॉस। मतलब हमारे पास पेरेंट एक था, हमारे पास पेरेंट कैसा, राउंड, दूसरे पास हमारा पेरेंट कैसा था, रिंकल्ड। तो इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास कैसा आएगा, राउंड रिंकल्ड आएगा। राउंड और रिंकल्ड मतलब ऐसा होगा कि ना वो पूरी तरह राउंड होगा ना पूरी तरह रिंकल्ड होगा, वो कैसा होगा, मिनिएचर होगा, मतलब दोनों की मिक्सचर होगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसी थी, F1 जनरेशन। इसका कहने का मतलब है कि जब क्रॉस क्या होगा, राउंड और रिंकल्ड, मतलब ये जो हमारे पास F1 जनरेशन आई, इसका क्रॉस जब करवाया जाएगा किसी एक पेरेंट के साथ, या इसके हमारे पास अगर हम राउंड ले लेते हैं, ये भी एक पेरेंट है, या हमारे पास एक ले लेते हैं हम कौन सा, रिंकल ले लेते हैं, ये भी एक पेरेंट है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, बैक क्रॉस। इन दोनों में से किसी को भी हम ले सकते हैं, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स को भी लेके हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को क्या कहा जाएगा, बैक क्रॉस कहा जाएगा। जब क्या होगा, F1 जनरेशन और किसी भी एक होमोजाइगस पेरेंट के साथ बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, उसको क्या कहा जाएगा, बैक क्रॉस कहा जाएगा। अब बैक क्रॉस की कैसी है, दो टाइप्स हैं, एक ओड क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। ओड क्रॉस क्या कहा जा रहा है कि जब क्या होगा, क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। मतलब हमें पता है कि डोमिनेंट पेरेंट यहां पर क्या होगा, कि जैसे हमें एग्जांपल ली, हमें पता चल गया कि डोमिनेंट पेरेंट क्या होगा। यहां पर हमने क्या किया कि F1 जनरेशन और किसके साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ हमने क्या किया, क्रॉस करवाया। तो यहां पर हमें पता था कि F1 जनरेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जनरेशन थी, एक पेरेंट था टी, दूसरा पेरेंट था स्मॉल टी, एक मतलब टाल, दूसरा ड्वार्फ। जब हमने क्या किया, इसकी क्रॉस करवाए तो हमारे पास निकल के क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इस कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हमारे पास कैसा निकल के आया, हमें पता है कि डोमिनेंट यहां पर कौन है, टाल। डोमिनेंट कौन है, टाल, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है कि F1 जनरेशन हमें क्या रहती है, एक पेरेंट में से कोई ना कोई एक पेरेंट जो है उनमें से एक डोमिनेंट रहता है। तो हमारे पास एक पेरेंट कैसा रहा था, टाल, मतलब इसका हमारे पास F1 जनरेशन जो है वो अपने एक पेरेंट के साथ क्या कर रही है, उसके साथ रिजेंबल कर रही है। तो हमने क्या किया, F1 जनरेशन को किसके साथ करवाया, क्रॉस, अपने डोमिनेंट पेरेंट के। ये भी एक डोमिनेंट था, हमें पता चल गया कि ये जो हमारे पास फिनोटाइप आया कैसा आया, डोमिनेंट है। F1 जनरेशन कैसी है, डोमिनेंट है, मतलब टाल है। तो हमारे पास डोमिनेंट कौन था यहाँ पर, कैपिटल टी, टाल कैपिटल था। तो हमने क्या किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस किसके साथ करवाया, कैपिटल टी के साथ। जब हमने क्रॉस करवाया कैपिटल टी के साथ तो हमारे पास निकल के क्या आया, पीनट स्क्वायर के अंदर हमें क्या निकल के आया, कि जब हमने कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी के साथ, ये कैसा था हमारे पास, हाइब्रिड था, और ये कैसा है हमारे पास, पेरेंट है। ये F1 जनरेशन है और ये पेरेंट है। पेरेंट कौन सी है, डोमिनेंट पेरेंट है। तो इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, जो इनका फिनोटाइप निकल के आएगा वो पूरा का पूरा कैसा होगा, टाल ही होगा, वो टाल ही होगा। लेकिन इसकी जो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो निकल आएगी वो कैसी आई, टाल आया, क्योंकि सारे के सारे टाल हैं, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो कैसी आई, 1:1। एक पूरी की पूरा क्या है, अपने पेरेंट की तरह है, दूसरा जो है वो कैसा है, हाइब्रिड। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि बैक क्रॉस जिसको बोलते हैं, ओड क्रॉस किसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसके बैक क्रॉस के अंदर हमने क्या करवाया था, ओड क्रॉस के अंदर हमने क्या करवाया था कि F1 जनरेशन और डोमिनेंट पेरेंट के साथ। इसके अंदर टेस्ट क्लास के अंदर क्या है कि F1 जनरेशन और दूसरा कौन सा है, रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो हमें पता है रिसेसिव पेरेंट कौन सा था, इसके अंदर रिसेसिव पेरेंट था स्मॉल टी, मतलब ड्वार्फ पेरेंट, ड्वार्फ प्लांट था। तो हमने जब उसके अंदर क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसके अंदर देखो फिनोटाइप इसके अंदर क्या निकल के आया, एक जो है वो टाल है, दूसरा पूरी की पूरी तरह कैसा है, ड्वार्फ है। तो फिनोटाइप कैसा आया, 1:1, और जीनोटाइप कैसा आया, 1:1। मतलब एक फिनोटाइप के अंदर एक पूरे के पूरा टाल है, एक जो है हाइब्रिड टाल है, दूसरा पूरे के पूरा कैसा है, ड्वार्फ है। लेकिन जीनोटाइप रेशियो के अंदर क्या आया,
उसके अंदर भी एक कैसा है हाइब्रिड टाल, दूसरा क्या पूरे की पूरी तरह कैसा है ड्वार्फ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट है कौन सा कि मेंडल्स वर्क रिमेंड अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू दिस रीजंस। अब मेंडल ने जो काम किया था, मेंडल ने जो काम किया था वो इतना ज्यादा क्यों नहीं मशहूर हुआ अपने टाइम पे। जब उसने ये काम किया था इतना ज्यादा मशहूर क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन थे जिसकी वजह से उसका काम जो है वो इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रह गया। ठीक है, पहली बात थी कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी पब्लिश्ड। क्योंकि उस टाइम पे कैसी थी कम्युनिकेशन जो था वो इजी नहीं था, मतलब उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह नहीं था, टेलीफोन्स वगैरह उतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया, एक जगह से अपनी जो बात थी दूसरों तक नहीं पहुंचा पाया, एंड हिज वर्क कुड नॉट बी पब्लिश्ड, और उसका काम भी पब्लिश नहीं हो पाया उस टाइम पे। दूसरा रीजन क्या था, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना। मैंने आपको पहले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि मेंडल ने क्या किया था, सबसे पहले स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स को अपने काम के अंदर इस्तेमाल किया था, बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल किया था। कि जब उसने मैथमेटिक्स और किसके अंदर टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना, जब उसने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स को इस्तेमाल किया था बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी साइंटिस्ट। वो क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे किसी भी साइंटिस्ट ने मैथमेटिक्स जो है बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल नहीं किया था, इस वजह से काफी सारे साइंटिस्ट ने उसको अनएक्सेप्टेबल किया, मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो भी एक रीजन था उसका अनरिकॉग्नाइज्ड रहने का। तीसरा क्या था, मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ। अब यहां पर यह बात थी कि मेंडल कोई भी फिजिकल प्रूफ जो है एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स, जो मतलब जीन्स थे उनका फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया, कोई भी फिजिकल प्रूफ जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाया कि जो जीन्स हैं वो एग्जिस्ट करते। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो क्या था, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स जीन और फैक्टर्स are discrete and stable units that control expression of traits which did not explain the reason for variation। मतलब मेंडल्स के अकॉर्डिंग जो जीन्स थे आर डिस्क्रीट एंड स्टेबल यूनिट्स, वो कैसे थे, डिस्क्रीट और स्टेबल यूनिट्स थे, दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, जो क्या करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स को क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं, विच डिड नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर वेरिएशन, जो मतलब वो ये जो है रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि उसके अकॉर्डिंग वो कहता था कि जो यूनिट्स हैं, जो स्टेबल यूनिट्स हैं या डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, किसके जीन्स के, जीन्स जो है वो डिस्क्रीट और स्टेबल यूनिट्स है, जो क्या करता है ट्रेड्स को क्या करता है, ट्रेड्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, वो ये प्रूफ नहीं दे पाया और उसका रीजन नहीं दे पाया, इसकी वजह से भी वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा उसका काम। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये नेक्स्ट टॉपिक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हम समझते हैं क्या होता है, किसने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, किसने दिया था, सटन और बोवेरी ने दिया था। कब दिया था, 1902 के अंदर। बट नोटेड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वर पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स। उसने बोथ नोटेड, उन्होंने क्या नोट किया था कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके साथ, बिहेवियर ऑफ जीन्स के साथ। मतलब जैसा काम क्रोमोसोम कर रहे हैं वैसा काम कौन कर रहा है, जीन्स कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, एक बात आपको समझा देता हूं, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स पाए जाएंगे, काफी सारे उसके साथ जीन्स होंगे, एक चीज आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब जीन क्या होता है और क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंस क्या है। अकर इन पेयर्स, जीन्स जो है वो भी पेयर्स के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जोड़ों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे यहां पर देखो टी टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है वो भी पेयर्स के अंदर पाया जाता है। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड वन ऑफ ईच पेयर ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। मतलब क्या होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एंड वन ऑफ ईच पेयर, उनमें से कोई एक, वन ऑफ ईच पेयर, और दोनों पेयर्स में से कोई एक एक क्या हो जाता है, जो है हमारे पास जिसको बोलते हैं जीन, वो क्या कर जाता है, ट्रांसमिट टू अ गैमेट, किसके अंदर, गैमेट के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, इसके अंदर भी क्या हो जाते हैं, जब गैमेट बन रहा होता है तो वहां पे सेग्रीगेट हो जाते हैं, एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर, मतलब हर पेयर्स में से सिर्फ एक जो है वो ट्रांसमिट करता है किसके अंदर, टू अ गैमेट, किसके अंदर, गैमेट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास इंडिपेंडेंट जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब इंडिपेंडेंट जीन जो है, जीन पेयर्स हैं, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब वो क्या कर जाते हैं, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे क्या बना देते हैं, ट्रू पेरेंट्स बना देते हैं। ठीक है, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, मतलब एक पेयर ऑफ जो है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम, इंडिपेंडेंटली क्या बना देता है, सेग्रीगेट हो जाता है किसके साथ,
ऑफ अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है, सटन एंड बोवेरी स्टेट दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, कि पेयरिंग बनना और सेपरेशन होना, मतलब पेयर बनना और सेपरेशन होना किसका, ऑफ क्रोमोसोम्स काज सेग्रीगेशन ऑफ पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, मतलब सेग्रीगेशन जिसको कहते हैं, क्या मतलब ट्रू पेरेंट्स बनना ऑफ पेयर्स ऑफ फैक्टर्स जीन्स दैट कैरीड, मतलब कि वो, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि सटन बोवेरी ने क्या कहा था कि पेयरिंग या सेपरेशन, मतलब या जुड़ रहे हैं या अलग हो रहे हैं, किसका, क्रोमोसोम्स का होना क्या 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 काज करता है, सेग्रीगेशन ऑफ पेयर्स ऑफ फैक्टर्स या जीन्स दे कैरीड, मतलब जो वो जीन्स या फैक्टर्स जो कैरी कर रहे हैं वो क्या कर जाते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ पेयर्स, मतलब उनके अंदर क्या हो जाती है, ट्रू पेरेंट्स वो की तरह वो शो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, सटन एंड बोवेरी यूनाइट द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन एंड बोवेरी ने क्या किया, जोड़ा किसके साथ, नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के साथ जोड़ा, और विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स किसके साथ, नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के को किसके साथ जोड़ा, मेंडल ने जो प्रिंसिपल दिए थे उनके साथ जोड़ के, और इसको नाम क्या दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के की पॉइंट्स क्या हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, लाइक फैक्टर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेयर्स, मतलब जो अब मैंने बताया था कि जैसे जीन्स होते हैं वैसे ही क्रोमोसोम्स भी पेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम्स आर फिजिकल प्रूफ ऑफ जीन्स एज दे कैरी इट, क्रोमोसोम्स क्या है, एक फिजिकल प्रूफ है ऑफ जीन्स, किसका, जीन्स का, एज दे कैरी इट, जो वो कैरी करता है। नेक्स्ट क्या है, क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस एक्सप्लेन्स मेंडल लॉ, मतलब क्रोमोसोमल मूवमेंट, जो क्रोमोसोमल मूवमेंट होती है, क्रोमोसोम मूव करते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, जब मियोसिस होती है, एक्सप्लेन क्या करता है, मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन कौन सा मेंडल लॉ को एक्सप्लेन करता है, टू अलील्स ऑफ द जीन पेयर्स आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब कि टू अलील्स ऑफ जीन्स जो हैं, जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कहां पर लोकेट करते हैं, होमोलोगस साइड पे, कि कहां पर, ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके साइड पे क्या करते हैं, टू अलील्स ऑफ जीन पेयर्स जो है लोकेट करते हैं। उसके बाद होमोलोगस पेयर सेपरेट इन मियोसिस, अब जो होमोलोगस पेयर हैं वो क्या हो जाते हैं, मियोसिस के टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं। इसी वजह से ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन मेंबर, इसी वजह से जो हर एक गैमेट है वो क्या करता है, सिर्फ एक मेंबर रिसीव करता है। ठीक है, सो ईच गैमेट रिसीव ओनली वन अलील ऑफ द जीन, इसका मतलब कि हर एक गैमेट जो है वो क्या रिसीव कर रहा है, सिर्फ एक अलील ऑफ जीन जो है वो रिसीव कर रहा है, कौन, गैमेट। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर आर असॉर्टेड इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर इन मियोसिस, मतलब डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर जो हैं आर असॉर्टेड इनटू गैमेट्स, असॉर्टेड होते हैं किसके अंदर, गैमेट्स के अंदर, इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर इन मियोसिस, जब मियोसिस हो रही होती है तो इंडिपेंडेंटली क्या हो जाते हैं, गैमेट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, असॉर्टेड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है खत्म होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इससे आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।